नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय चर्चा चल रही है धुरंधर की और उसके विरोध में रोने वालों की आवाजें आपके कानों में सुकून पहुंचा रही है, क्योंकि धुरंधर की चर्चा जितनी होगी, इसी के बीच में एक नाम आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि अज्ञात हमलावर। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में हिंदुस्तान को तबाह करने का सपना देखने वाले जिहादियों की, आतंकवादियों की जिस तरह की खुली नुमाइश होती थी, जिस तरह वो नायक बनते थे, आजकल वो छुपने लगे। उनको सेफ हाउस में भेजा गया मिलिट्री के। क्यों? क्योंकि कुछ अज्ञात हमलावर हैं जो आते हैं, गोलियां चलाते हैं, उसके बाद उसको जहन्नुम का टिकट रसीद करते हैं, उस हत्यारे को, उस आतंकवादी को, और उसके बाद फिर हवा में गुम हो जाते हैं, यानी धुंध से निकलते हैं, धुंध में चले जाते हैं। पाकिस्तान की तमाम पुलिस फोर्स, आईएसआई, तमाम एजेंसीज मिलके भी आज तक उन अज्ञात हमलावरों का पता नहीं कर पा रही हैं। अब तक ये बात थी क्योंकि जो भी मारे गए, निशाना बनाए गए, या तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, या उन्होंने हिंदुस्तान में आकर किसी आतंकी घटना में हिस्सा लिया होता है, या वो फिर ट्रेनिंग दे रहे थे। ये सब बातें इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचना, उनके खिलाफ भाषण देना, हिंदुओं को गालियां देना, उनके मंदिरों को तोड़ देना, ये सब इतना आसान था। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वो इससे फायदा ही फायदा कमा रहे थे। कोई जोखिम नहीं था। हर बिजनेस में जोखिम होता है, लेकिन इसमें कोई जोखिम नहीं था। ये लगातार चल रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश में एक घटना होती है। एक शख्स नमाज पढ़ने जाता है, नमाज पढ़ने के बाद एक मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग में भारत के खिलाफ जितना बोलना है उतना बोलता है, और उसके बाद वो रिक्शा में बैठ के आगे की तरफ जा रहा है कि अचानक 3 मोटरसाइकिलें आती हैं। 3 मोटरसाइकिलों से फायरिंग होती है। एक गोली कान से लग के उसके दिमाग में जाकर फंस जाती है, और वो शख्स आज तक अभी उसको लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, ढाका मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं, और तब पता चलता है कि जो ये आदमी गिरा है, ये आदमी उस्मान हादी, यानी शरीफ उस्मान हादी, जो इनकलाब मंच, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जिहादियों का सबसे नया ट्रेनिंग कैंप है। ये वो उस्मान हादी है जो हिंदुस्तान के खिलाफ न केवल लगातार स्पीच दे रहा था, बल्कि अभी जो सरकार बदली थी, जिस तरह से आवामी लीग का तख्ता पलटा था, उसके बाद हिंदुस्तान के जो, माफ कीजिएगा, जो हिंदू थे या जो हिंदू मंदिर थे, उनको तुड़वाने में, हिंदुओं पर हमला करने, औरतों के साथ रेप होने, उनके कत्ल होने की लंबी साजिशों में जिस आदमी का चेहरा उभर कर आता था, वो ये शरीफ उस्मान हादी है। ये तमाम लोग उस नई पढ़ी लिखी बिरादरी के नाम से आते हैं। दरअसल ये बात बार बार इस पर मैं बहुत बोल चुका, आप भी लोग सुन चुके हैं कि किस तरह से पढ़े लिख के भी डॉक्टर जो है बम बन जाते हैं, यानी बटन दबाते हैं, अल्लाहू का नारा लगाते हैं, उसी को लेकर जिसको आरफा खानम रोने लगती है, वही नारा आपको यहाँ गूंजते हुए दिखता है। तो ये जो बांग्लादेश है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। ढाका यूनिवर्सिटी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो आप ढूंढ रहे हैं, वो जो जिस मर्ज को आप इन लोगों में ढूंढ रहे हैं, वो कहीं और छिपा हुआ है। उस पर बहुत बार बात होती है, लेकिन आज बात इस पर है कि ये जो उस्मान हादी है, ये 3 मोटरसाइकिलें वहां आई, उन्होंने हमला किया, उसके बाद वो गुम हो गए। अब पुलिस पहुंचती है, पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज निकालती है, सीसीटीवी फुटेज में उन तीनों मोटरसाइकिलें मिलती हैं, तो पुलिस को लगता है सबसे आसान सुराग होगा, लेकिन पता चलता है कि उन तीनों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट साफ थी, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। ये फिर वापस पाकिस्तान के अज्ञात हमलावर वाला पैटर्न। जो गोलियां चलाई गई थी, वो काफी सारी गोलियां चलाई गई थी, लेकिन ये उस्मान की किस्मत हो सकती है अगर बचे, लेकिन वो आईसीयू में भर्ती है और अगले 72 घंटे बहुत क्रिटिकल है। ये वहां के डॉक्टर्स का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो उसको चेक कर रहा है, ढाका मेडिकल कॉलेज का, हॉस्पिटल का, उसका कहना है कि वो बच गया तो चमत्कार होगा। तो ठीक है, चमत्कार बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी पकड़े नहीं गए, कहीं गए नहीं है, वो कहाँ है उनका किसी को पता नहीं है। तो वो तमाम लोग फिर इस चमत्कार को देखेंगे क्या लेकिन ये जो
इसको लेकर तुरंत वहां सबसे पहला काम क्या हुआ, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर कोई हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार भी होता है तो उस पर आपको कोई सुनियोजित या किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं दिखता है। तो लिहाजा यहां भी नहीं होगा, लेकिन उसके उसके अपने इनकलाब मंच ने वहां वो तमाम ढाका में प्रदर्शन शुरू कर दिए, अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुए। और ये आदमी कितना स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर था, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट था, कितना अहम था, ये समझ लीजिए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जिस प्रोफेसर जो लिखता है, और जो जिहाद का एक बिल्कुल सॉफ्ट और नया चेहरा है, जो हिंदुओं के खिलाफ पूरे बांग्लादेश की जो मानसिकता आज से नहीं लंबे समय से 1971 में जिस देश को आपने अपने खून और पसीने से पैदा किया, वो आप ही के ऊपर आरियां चलाता है। ये उस जिहाद का एक सबसे नवीनतम संस्करण है। तो उसने कहा कि अस्पताल का जो ब्रिगेडियर था, उसने उसकी जो हेड है, डायरेक्टर है, उसने कहा कि कोमा में है, ब्रेन स्वेलिंग हो रही है और अब अगले कुछ घंटे देखेंगे, लेकिन सर्जरी को सफल होने की बात कही थी। वेंटिलेटर पर है। परिवार जो है उनको एक और अलग जगह पर ले गया, जहां वो उसमें ले गया, लेकिन वो लाइफ सपोर्ट पर है। बांग्ला जो बीबीसी बांग्ला ने भी रिपोर्ट किया है कि इनकलाब के मंच को ढाका मेडिकल कॉलेज से एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है, लेकिन वो चिंता मुक्त नहीं है, मतलब खतरे से बाहर नहीं है। और इनकलाब मंच के उसने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहा कि अगर उस्मान हादी के साथ कुछ होता है तो वो अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। चटगांव, खुलना, सिलहट, यहाँ जुलूस निकाले गए हैं, हजारों लोग सड़कों पे उतर गए हैं। बीएनपी, जमाते इस्लामी और अन्य दलों ने निंदा की। और चूंकि मैं ये मानता हूं, और ये इतिहास से साबित भी होता है, अगर आप थोड़ा देखेंगे कि जितने भी हिंदू इस वक्त वहां होंगे, वो डरे हुए होंगे, अपने घरों में होंगे, जिनकी बच्चियां होंगी वो डर से कांप रहे होंगे। क्योंकि जितना जिहाद होता है, वो उतना ही उन जिहादियों का सिर्फ एक ही होता है कि गैर मुस्लिम के घर से माले गनीम कैसे लूटा जाए। तो वो होगा, वो यहाँ उसकी समर्थन के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे धुरंधर का विरोध करने वाली आरफा खानम, जिसको ये दर्द है, या वो कौन चोपड़ा, जिनको ये दर्द है कि पाकिस्तान के विरोध का क्यों, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध नहीं होगा तो कहां होगा। जिस देश की बुनियाद इस देश को नफरत करने, जिसको दरअसल बहुत ही बुनियाद पर बनी हो, वो उसके खिलाफ अगर आप कुछ कह दे तो यहाँ बैठे हुए लोग आपका विरोध करते हैं। खैर, इस पर तो हम लोग बात कर चुके। अब हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये उस्मान हादी है कौन, जिसके लिए यूनुस बोलने लगा। और उस्मान हादी के जो हमलावर है, उनको कानून के दायरे में लाने का सख्त निर्देश मुख्य सलाहकार, आप समझ रहे हैं किसने किया, यानी यूनुस ने कहा। और अभी तक न केवल नंबर दिखा है, ना कोई नंबर मिला है, अतिरिक्त सिक्योरिटी तैनात हो गई है, ब्लैक आउट को घोषित कर दिया गया है, क्योंकि चुनावी माहौल है। 11 दिसंबर को ही चुनाव की घोषणा हुई थी कि 12 फरवरी में चुनाव होगा, और आवामी लीग के खिलाफ वो था, चुनाव बिगाड़ने की साजिश, इसको बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन सारे लोगों की सबसे पहली जो निगाह गई, वो गई भारत पर या आवामी लीग पर। जो इसकी बहन है इस जिहादी की, मासूमा बेगम, उसने कहा कि भारत विरोधी और बांग्लादेश समर्थक लेख लिख के मेरे भाई ने, यानी शरीफ उस्मान ने, दुश्मन की डायरी में अपना नाम लिख लिया था। भारत हादी को जीने नहीं देगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अज्ञात हमलावरों का जो रिश्ता जोड़ा जा रहा है, वो इन सब चीजों से जोड़ा जा रहा है। और चूंकि वो उसने और कहानी सुनाई कि पिछले महीने उसने, हादी ने अपनी फेसबुक पे लिखा था कि वे मेरे घर में आग लगा देंगे, मेरी माँ, बहन, बेटी, पत्नी का बलात्कार करेंगे, मुझे हत्या दे करेंगे। ये तमाम बांग्लादेश के आपको उसमें दिखेगा, उनके इतिहास के नैरेटिव में यही है। इसके अलावा उनके पास और सोच का कोई दायरा नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं आता तो 1971, यानी उससे पहले जब वहां पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, आप उसकी डिटेल पढ़ लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जानवरों को इंसान के तौर पर देखना, तो कम से कम उस इतिहास में झलक दिखाई देगी। और वो लगातार है बांग्लादेश में, लगातार वो है, क्योंकि इस देश की स्थापना करने में भारत ने जितना पसीना, जितने अपने जवानों का खून दिया, जिस तरह से पूरी दुनिया से विरोध लिया, उसमें उस समय जरूर ये रणनीतिक सफलता दिख रही थी। लेकिन आज हमको लगता है कि उस समय के रणनीतिकारों ने ये कभी सोचा नहीं कि वो भेड़िए से निकाल के दूसरे भेड़िए के हाथ में वो चीजें दे रहे, यानी जो हिंदू या जो सनातन के लोग थे, उनको वापस उन्हीं हत्यारों के बीच में सौंप दिया गया।
उसका उदाहरण मैं अभी आपको दूँगा कि कितने मंदिर और वो आज तक तोड़े जा चुके, कितने हिंसाएँ हुई हैं, ये दोबारा की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी हिंदुस्तान में कुछ हुआ या दुनिया के किसी भी कहीं मुसलमान को कुछ हुआ, तो उन्होंने वहाँ बैठे उन गरीब मासूम बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को उनके घर जला दिए, उनके साथ रेप किए गए, उनके मंदिर तोड़े गए और उनमें भी आपने देखा होगा कि वोकिज़्म तो हर जगह पहुँचता है। उन्हीं में से कुछ हिंदू औरतें आपको दिखेंगी जो वो वीडियो बना के हिंदुस्तान को गाली देने का जिनको बहुत शौक है। वो आपने कोलकाता में भी देखा होगा जिनको ये लगता है कि वो इस तरह से दुर्गा पूजा पंडाल में खड़े होकर भारत सरकार को या हिंदुओं को या तमाम को कोस सकते हैं। तो ये इसके बाद चूंकि अब उसने कहा क्या कहा उसने कहा कि पराजित शक्तियां देश के अस्तित्व को चुनौती देंगे। वो अलग अलग है, बीएनपी ने भी कह दिया, तमाम सोशल पार्टियों ने, उस पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वो ये नहीं बताऊंगा कि अभी उन लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन ये आदमी कौन था इसको देखने की जरूरत है। इसके बयान क्या क्या थे, ये जो है ढाका कॉलेज में इसके पिता क्या थे ये समझ लीजिए। वो मदरसा के टीचर थे। इसके पिता मदरसा का इमाम है, मदरसा में टीचर है, पढ़ाता था और उसने जो सिखाया होगा, जो पहला सबक होगा, जो मदरसे का पहला सबक है कि गैर इस्लामिक लोग काफिर होते हैं, उनके कत्ल में सवाब मिलता है। तो इस सारी मॉडर्न आइडियोलॉजी के साथ जो 1400 साल से मॉडर्न है उसको लेके वो ऊपर पहुंचा। वो वहां से पहुंच के उसने 2000 और ये राजनीति विज्ञान का छात्र था वहां ढाका यूनिवर्सिटी में। और जब ये राजनीति शुरू हुई, चैप्टर ऑफ द चेजर्स जैसे ग्रुप से जुड़ा हुआ था। 2024 के जो आंदोलन शुरू हुआ जो शेख हसीना के खिलाफ, ये उसमें मुख्य आदमी था। 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देने वालों में था। और उसके इससे पहले इसने एक इनकलाब मंच बनाया। इनकलाब मंच का आप अर्थ वही कहा कि हम लोग राष्ट्र न्याय आधारित राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्योंकि न्याय आधारित राष्ट्र हिंदी में लिखा गया है, वरना सीधे तौर पर शरिया आधारित राष्ट्र की वो करेंगे किराना। जुलाई से इसका ये शुरू हुआ था। इसके बाद ये भारत के प्रभाव को इसने कहा कि भारत हमारे हमको दास बना रहा है। भारत के प्रभाव को इसने कहा था दासत्व है। इसके 5 लाख फॉलोअर्स जो है उस पर थे। इसके कविताएं, लेख, अगर भाषण आप देखेंगे उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं उनमें से कुछ बांग्लादेश के लोग दिल्ली के दासत्व को हमेशा के लिए त्याग चुके हैं, ये इसका भाषण है। इसके बाद आवामी लीग भारत भागी है, बीएनपी की वो जगह नहीं। अब क्या है, इनकलाब मंच है। बीएनपी भारत के साथ हाथ मिलाकर देश की सत्ता में बैठने का ख्वाब देख रही। बीएनपी आप जानते होंगे खालिदा जिया की पार्टी है और खालिदा जिया को आप अच्छे से जानते होंगे। खालिदा जिया हिंदुस्तान के खिलाफ जितने भी काम हो सकते हैं वो सब करने में, सबसे आगे रहने में यकीन करती थी। उसको पीछे रहने में, नंबर 2 होने में दुख होता था। यानी पाकिस्तान से भी आगे निकलना चाहती थी और उस समय भारत के अंदर सबसे ज्यादा घुसपैठी है। भारत के अंदर आतंकी घटनाओं में बांग्लादेश के आतंकियों का और बांग्लादेश के रास्ते आने वाले आतंकियों का बहुत बड़ा योगदान था। अब उसने एक और उसका मई 2025 का बयान है, विचारों में भिन्नता होगी तो एकजुट होकर, भिन्नता हो तो भी हम लोग एकजुट होकर भारत की साजिशों को रोकेंगे। क्योंकि भारत का दासत्व होना अब किसी को स्वीकार नहीं। ये वो शख्स बोल रहे हैं जिनकी जबान पर छाले पड़ जाने चाहिए थे। क्योंकि हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला देश ये अगर समझाए कि उन्होंने टुकड़ों पर बनने वाला देश, पलने वाला तो अलग होता है, जिस देश को बनाया इस देश उसमें हो, हिंदुस्तान ने, उस देश के लोगों का ये कहना है। तो आप सोच सकते होंगे इनके जहन में क्या हो सकता है। कोई आजादी की बात नहीं कर रहे हैं या कुछ अलग। आजाद तो वो देश है ही, उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो वहां हिंदुओं के और हिंदुस्तान को तबाह करने का जो एक वो है, उसमें मैं भी आपको सुनाऊंगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही बड़ा दिलचस्प था। उसने कहा कि साहब उसने कहा कि त्रिपुरा में हाई कमीशन का विरोध हुआ, तब भी उसने उसको भारत को गालियां दी थी हसीना की। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ लोगों की अपेक्षा है कि इसको करेंगे। वो सीधे तौर पर उसने कहा कि भारत जो है हिंदूवादी देश है और वहां अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है। तो यानी अगर आप इसको देखें, इनकलाब मंच का जो फोकस है वो भारत के उस पर है, हिंदुओं के विरोध पर है। हिंदू विरोधी मुहिम सीधे तौर पर नहीं, लेकिन वो लगातार भारत के दूतावास के खिलाफ मार्च कर रहा था। कल भी उसका एक मार्च था। वो लॉकडाउन है। ये स्थापना के समय से ये कह रहा है कि आवामी लीग का भारत से कोई संबंध नहीं। अगर आप पूरी तरह देखेंगे तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो सबसे बड़ी ताकतें दरअसल जो उभार ले रही उनमें से एक था। होता यह है कि
कई बार आप किसी छोटे ज़हर के छोटे से टुकड़े को आप इसलिए छोड़ देते हैं काँटों के कि वो कुछ नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसी का ज़हर कई बार शरीर के लिए खतरा होता है और हिंदुस्तान में तो ये हमेशा से हुआ। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे, हिंदू धर्म शायद अकेला धर्म होगा जिसको कोई ऑन नहीं करता है। मतलब आप हैं, सब सनातन के लोग हैं, लेकिन ऑन नहीं करते हैं। इसीलिए जब आप इसको ऑन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सबसे कम इन्वेस्टमेंट का, बिना जोखिम का एक धंधा है कि हिंदुस्तानियों को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, उनके मंदिर तोड़ो, उनकी औरतों के साथ, बच्चों के साथ मिसबिहेव करो, रेप करो, हत्याएं करो। उससे आपको नायक का दर्जा मिलता है, क्योंकि ये शख्स जो है एक नायक है। उसी तरह से आप देखेंगे 1971 में भले ही मुजीब ने भारत के साथ, आपने देखा होगा, उसको बहुत बड़ा, भारत सरकार ने पता नहीं क्या क्या कहा। आज उनकी बेटी शेख हसीना है, चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति भी हो सकती है, आपकी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन 1971 में ये शायद आपकी इतनी बड़ी मजबूरी नहीं थी। ये 1971 में जो मुजीब था, जिस पर खैर भारत को दांव उसी पे लगाना था क्योंकि उस वक्त वही विरोध कर रहा था, तो ये 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के दिन भी मुस्लिम लीग में था, जिसने एक ही दिन में 5000 लोगों की हत्या कोलकाता में हुई थी। सबसे बड़ा हत्या का दिन था, जिस दिन रेप, लाशें और तमाम तरफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान अपनी ताकत दिखाना चाहता था, बंटवारा उसको चाहिए, ये वो कहना चाहता था। वो हिंदुस्तान के हिंदुओं के नीचे नहीं रहना चाहता था, लेकिन वो उसके डिवीजन के बाद उसको बनाना, उसकी भावना तैयार करने वाले ज्यादातर लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बैठे रहे, वो आज भी है। तो वो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं जो आप देखना नहीं चाहते। तो अब हम ये देखते हैं 2024 का जो छात्र आंदोलन जिसको कहा गया, बेसिकली ये भी हिंदुस्तान के पत्रकारों की या पत्रकारिता की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का निरंतरता है। क्योंकि आप ये सोचिए, जो बना ही इसलिए है क्योंकि वो इस्लाम की पुनर्स्थापना करता है, जो जिहाद और कट्टरवाद या ये कहें कि आतंकवाद की बुनियाद पर बना है, उसको उन्होंने कहा छात्र आंदोलन। ये उत्थान हिंदुओं के लिए आपदा साबित हुआ। कैसे? अब आप सोचिए कि ये 2442 घटनाएं हुई हैं, एक अलग अलग, मैं आपको बता, प्रोथोमेलो उनका बड़ा फेमस मीडिया हाउस है, उसकी तरफ से बात कर रहा हूं। HBCUC की रिपोर्ट आपको बताता हूं कि 2024 के 4 अगस्त से चालू साल से इस साल 30 जून तक 303 देश में अल्पसंख्यकों पर, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर 2442 हिंसा की घटनाएं हुई, 174 सांप्रदायिक हिंसा हुई। और जो देश के विभिन्न अंचलों में 4 महीने 11 दिनों में धार्मिक जातीय समुदायों पर सिर्फ 4 महीने में यह हुआ था। इसके अलावा 117 मंदिर पूजा मंडप तोड़े गए, 50 घर जलाए गए, 20 हत्याएं हुई, 100 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ। महिलाओं पर अत्याचार, चूंकि ये भाषा है जो लिखी जाती है, इसको रेप और सामूहिक रेप वहां है। दरअसल अगर आप अलग अलग उदाहरण भी अगर आपको याद हो, शाहबाग में हिंदू मंदिर पर हमला किया, 10 घर लूटे, 5 परिवारों को उजाड़ दिया गया। चट्टग्राम में 15 मंदिर तोड़े, 5 हत्याएं की गई और स्थानीय जो हिंदू व्यापारी थे उन सबको लक्ष्य बनाया गया। सुनामगंज में 20 परिवारों को भगा दिया गया, उनकी जमीनों पर कब्जा कर दिया गया। नदियों के किनारे जो हिंदुओं के गांव थे उनको टारगेट करके जलाया गया उनके घरों में। खुलना में महिलाओं के बलात्कार के प्रयास हुए, स्कूलों में हिंदू छात्राओं को धमकी। ये 30 घटनाएं, खुलना, सिलहट, और ये तमाम चीजें ऐसी हैं जहां इतिहास बताता है कि वो आज से नहीं, वो लंबे अरसे से इन हत्यारों की शरणगाह रही है। तो ये समझने की जरूरत है कि धुरंधर अगर वहां पहुंचता है तो हमारे लिए तो कम से कम इस देश के लिए, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं एक पत्रकार होने के नाते कि किसी की मौत पर आप खुशी मना सके या खुशी, लेकिन रावण की मौत भी जरूरी होती है। आप उसके वध के लिए जो है बहुत कोई ये नहीं कर सकते कि आप दुखी होकर अपने घर में बैठे। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं का जिनोसाइड है जो चल रहा है, उसको रोक पाने में पूरी दुनिया नाकाम है। और हिंदुस्तान के राजनेता और तमाम लोग भी, मुझे कई बार लगता है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। जैसे अमूमन अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखना शुरू किया तो उस पर कोई आवाज आनी शुरू हुई है, नहीं तो हिंदुओं में 27% की आबादी जो बांग्लादेश में थी, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, आज वो 6% है। 8% रिकॉर्ड में थी, 6% अब जो सरकारी गणनाएं आई थी, और रिकॉर्ड में वो 4% होगी। तो वो लोग कहाँ चले गए? इतने हजारों करोड़ जो लोग थे, करोड़ों, वो कहाँ गायब हो गए? ये आपको या तो आते हुए डाटा बताएंगे या फिर वहां होता हुआ धर्मांतरण बताएंगे। जितनी संख्या आपको बढ़ी मिलेगी, वो संख्या सिर्फ प्रजनन से तो है ही जो पूरी दुनिया को चिंता करती है, इसके अलावा भी जो दूसरे धर्मांतरण के जो तरीके हैं, जिस तरह से आपने मुंह पे
कटपला में देखा, जिस तरह आपने बंगाल में देखा, जिस तरह नोआखली में देखा, उस तरह के सारे कारनामे उनके पास मौजूद हैं। तो उसका सबका इस्तेमाल हो रहा है। तो आज की तो खबर मैं समझता हूँ यही है कि किस तरह से वो जो अज्ञात धुरंधर जो है वहां पहुंच चुका है, और इस जिहादी को कम से कम कुछ सबक सिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि एक डर जब आप ऑन करते हो, जब आपको ये लगता है कि हाँ कोई खड़ा हो सकता है, तब आपके अंदर डर भी आता है। क्योंकि मैं अगर उसमें एक इसके साथ अपनी ये बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि हिंदू जो ये भूली हुई ताकत जो है हिंदुओं की, ये बहुत ही अरसे बाद है। वरना तो ना ही धर्म विरोधस्य लोकवृता उपदेशु दंडादंडयत्र पश्यामि निग्रहम हरि यूथ। इसको कहा गया कि भगवान जब बता रहे थे, ये सुग्रीव के मुख से आता है, जो बताता है कि ये वानर स्वामी जो भगवान बताते हैं उसको, धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले लोकाचार से व्यक्ति भटके हुए व्यक्ति को नियंत्रित करने का कोई भी अन्यत्र मार्ग मैं दंड के अतिरिक्त नहीं देखता। तो जो भी इस तरह के लोगों का एकमात्र इलाज दंड है, क्योंकि वो सिस्टम उनको नहीं दे सकता, तो इस तरह से दंड मिलता है। दंडो दंडेशु न कुर्यात यदि राधा प्रश्रमम बलवंतम सुषेणम तानम मिनमानी बलान भक्षेत। ये मुझे लगता है मैं भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह उसका वो कर रहा हूँ उच्चारण, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक मूल भाषा में जरूर बोलना चाहिए। मनुस्मृति का है कि यदि राजा दंडनियों पर थकावट के बिना दंड न लगाए तो बलवान लोग कमजोरों को भून डालेंगे, जैसे मछलियां एक दूसरे को खा जाती हैं। इसी को मत्स्य न्याय कहा जाता है। मुझे लगता है कि हम लोग इस पर और ज्यादा और अपडेट के साथ आएंगे, लेकिन आज की डेट में यही है कि अज्ञात हमलावर या ज्ञात धुरंधर बांग्लादेश पहुंच चुका है, ऐसी हम लोगों की कामना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। QR कोड आपको है, मान लीजिए इसमें नहीं है लेकिन आपको मालूम है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो चैनल और बेहतर कंटेंट कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।